फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रही है, जो कि आप लोग के एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग को 2001 से 2014 में जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए वो सारे करा रहा हूँ। क्लास 9 है, इससे पहले 8 क्लास हो चुकी है। आप लोग को इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है घटना चक्र के नाम से। उससे पहले वाली क्लास देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्पफुल और अच्छी है। आप लोग को मैं बता दूं, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे क्लास की अपडेट जो है आप लोग को मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हमें अगले नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तभी मैं अब वीडियो बनाऊंगा। जब आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट पार्ट चाहिए। और आप लोग को यदि यह बुक परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बुक परचेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो लोहे की कील का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से अधिक होता है। व्याख्या हम लोग देखते हैं। जो वस्तुएं जल में डूब जाती है, सामान्यतः उनके घनत्व का मान जल के घनत्व से अधिक होता है, तथा जो वस्तुएं जल पर तैरती है उनका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। बर्फ, कॉक, थर्मोकोल के टुकड़े जल पर तैरते हैं, अतः इन पदार्थों का घनत्व जल से कम होता है। लोहा का टुकड़ा या कील जल में डूब जाती है, अतः लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यदि कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो इसका मतलब है कि पहला कथन जो दिया है वो गलत है, कि वस्तु पर पानी का ऊपरी प्रणोद वस्तु के भार से अधिक होगा। यह कथन गलत है। हम लोग चलिए व्याख्या देखते हैं। कोई वस्तु पानी में डूब जाएगी तब वस्तु का भार पर पानी के कारण कार्यरत उत्प्लावन बल या ऊपरी प्रणोद या अपथ्रस्ट से अधिक होगा, अतः विकल्प ए में दिया गया कथन गलत है, क्योंकि उक्त नियम के उलट अपोजिट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो आधारित नहीं है वो है आर्द्रता मापी हैग्रोमीटर। हैग्रोमीटर जो है वो जो है आप लोग को आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दर में पूरी अथवा या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और भार में वह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। अतः प्रश्नगत विकल्पों में से इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर और पनडुब्बी जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि हाइग्रोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक दाब अधिक होने पर बढ़ जाता है। अधिक ऊंचे ताप पर जब उबलने के कारण वह खाद्य सामग्री को अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे भोजन शीघ्र ही पक जाता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जो है लगभग पहाड़ों पर भी पानी उबलने लगता है। पहाड़ों पर दाब कम हो जाता है, अतः पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनते हैं? तो ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्द ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। खाना पकाते समय पानी की ताप कम होने के कारण खाना देर से पकता है। पारा का निम्नतम हिमांक कितना है? तो पारा का जो निम्नतम हिमांक है वो है -39 डिग्री सेल्सियस। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। इसका हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस है एवं क्वथनांक जो है 357 डिग्री सेल्सियस है। तो 35.7 डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ पे, तो वो है। तो निरपेक्ष शून्य ताप पर जो होगा, निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। द्रव्यमान जो है 357 डिग्री सेल्सियस होगा। मैंने 35.7 बोल दिया, आप लोग उसको बात दिमाग में याद नहीं रखेगा। 357 डिग्री क्वथनांक जो होता है वो सेल्सियस होता है। निरपेक्ष शून्य पर जो ताप होता है वो आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य पर एब्सोल्यूट जीरो ताप पर आणविक गति रुक जाती है। इस ताप की प्राप्ति केवल प्रयोगशाला में हो सकती है। निरपेक्ष शून्य ताप को 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त किया जाता है। इस ताप पर पहुंचते ही अणुओं की गति रुक जाती है। तो 1270 से 1675 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रभंजन आसवन कहलाती है। प्रभंजन आसवन जो होती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो होता है
वो में पदार्थ के वायु की अनुपस्थिति में इतना अधिक गर्म करते हैं कि पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो जाए और कोयले का प्रबंधन आसवन से कोयला गैस का निर्माण किया जाता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने को से शक्कर की विलेयता क्या होती है? शक्कर की विलेयता बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि इससे शक्कर के अणुओं को तोड़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का संप्रेषण जो है वो संवहन कहलाता है। संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं का वास्तविक हस्तांतरण के द्वारा होता है। गैसों के समतापीय रूप से फैलने देने पर क्या होता है? तो इसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। गैसों के समतापीय रूप से फैलने देने पर इसके द्वारा कार्य किया जाता है, क्योंकि समतापीय प्रक्रम में प्रक्रम द्वारा कार्य किया जाता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे का स्टार्ट कर रहे हैं। ऊनी कपड़ों सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि ऊनी कपड़े के बीच में हवा होती है जो ऊष्मा के कुचालक का कार्य करती है, इसलिए ऊनी कपड़े ज़्यादा गर्म होते हैं। ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं तथा सफ़ेद वस्त्र ताप को परिवर्तित कर देते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, जिसके कारण सफ़ेद कपड़े धूप से राहत पहुंचाते हैं। इसी कारण गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो जब तापक्रम अधिक और हवाएं आर्द्र हो। जब तापमान अधिक और हवाएं आर्द्र हो तो शरीर से पसीना सबसे अधिक मात्रा में निकलता है, क्योंकि वायुमंडल में नमी की मात्रा होने से पसीना का वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? तो चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण द्वारा जो है ठंडा होगा। ठोसों में ऊष्मा का संचारण चालन द्वारा और द्रवों में एवं गैसों में संवहन द्वारा होता है, अतः कप से धातु टेबल को मिली ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा, स्वयं में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा एवं कॉफी के ऊपरी पृष्ठ से वाष्पन एवं विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का संचरण होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। ऊष्मा विकिरणों की गति प्रकाश के वेग के बराबर होती है। बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के चार प्यालों में एक साथ गर्म कॉफी डाली गई। कुछ समय पश्चात किस प्याले की कॉफी सबसे ठंडी पाई जाती है? तो खुरदुरा काला जो होता है, काला रंग विकिरण का अच्छा अवशोषक होने के साथ साथ एक अच्छे परावर्तक की भांति भी कार्य करता है। एक लोहे के हथौड़े आयरन लैमर को धूप में रखा जाए तो यह किसके लकड़ी के हत्था से अधिक गर्म होगा? क्योंकि लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है। लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है, किंतु लकड़ी जो होती है ऊष्मा का की कुचालक होती है। लोहे की अधिक गर्म होने के कारण इसका सुचालक होना है। दो रेल पटरियों के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती है। दो रेल पटरियों के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है, क्योंकि लोहा गर्म होकर फैलता है और खाली जगह पर चला जाता है। यदि जगह ना हो तो पटरी टेढ़ी हो जाएगी, जिससे दुर्घटना हो सकती है, अतः ऐसा करना आवश्यक है। ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहां किसान अपनी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसका मान 1 कैलोरी ग्राम सेंटीग्रेड या 4181 जूल किलोग्राम पर सेंटीग्रेड पर होता है। तो इसका आशय यह है कि ताप में बिना अधिक परिवर्तन के ही जल पर्याप्त ऊष्मा को अवशोषित या उन्मोषित कर सकती है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो कार्बोरेटर जो होता है वो पेट्रोल इंजन में होता है। इसके द्वारा इंजन में हवा के पेट्रोल वाष्प के साथ अवशोषित किया जाता है। 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक है, तो 50 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा आवश्यक है। 1 किलोग्राम
जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक है उष्मा जो है 50 किलो कैलोरी होती है। उष्मा क्यू बराबर जो होती है ms इंटू डेल्टा टी, ms T2 माइनस T1 होता है और इसको हम लोग जो निकालते हैं तो 50 किलो कैलोरी निकलता है। उष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम है तो ml T⁻³ थीटा माइनस 1 है, उष्मा संवाहकता का गुणांक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम बर्फ में मिला दिया जाता है। उस सम्मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। बर्फ की गुप्त उष्मा जो होती है 80 कैलोरी होती है, अतः 100 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस जल में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा जो होती है वो 8000 कैलोरी होती है और 300 ग्राम पानी से प्राप्त उष्मा जो होती है वो 7500 कैलोरी होती है। अतः मिश्रण का तापमान जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ 10 ग्राम पानी में 10 डिग्री सेल्सियस पर मिलाई जाती है तो अंतिम तापमान होगा, तो अंतिम तापमान जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ को 10 ग्राम 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम जल में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा जो होती है वो 800 कैलोरी होती है और यहाँ पर जो है आवश्यक उष्मा जो होती है 800 कैलोरी होती है। और माना मिश्रण का तापमान T हो जाता है, बर्फ द्वारा प्राप्त की गई उष्मा जो है 800 प्लस, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, हम लोगों ने सब को पुट कर दिया और पुट करने के बाद T जो है 35 डिग्री सेल्सियस निकला। और आप लोग यहाँ पे वीडियो रोक के देख सकते हैं, समीकरण ने दिया हुआ है, सब समीकरण को सॉल्व किया गया है, बर्फ द्वारा दी गई उष्मा और फिर सबको सॉल्व करके यहाँ पे किया गया है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। चलिए, और क्वेश्चन का नाम और नंबर दे दीजिएगा और सीरीज का नाम दे दीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। किंतु ध्यान दें कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इतनी बर्फ पिघलती है जितना मिश्रण तापमान समताप पर आ जाए। 10 ग्राम जल को 10 डिग्री सेल्सियस से शून्य ताप तक लाने में आवश्यक उष्मा जो होती है वो इतना हो जाएगी और इस तरह जो होगा बर्फ जो है पिघल कर इतना ग्राम रह जाएगा। एक पिंड का तापमान 5 मिनट में 50 डिग्री सेल्सियस से घटकर 40 डिग्री सेल्सियस होता है। आसपास का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। कितने समय में या मिनटों में इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? तो न्यूटन के शीतलन नियम से उष्मा हानि की दर जो होती है वो होती है आप लोग को समानुपाती होती है तापांतर के। तो क्यू बाय जो है यहाँ पे टी करेंगे, जो समानुपाती होगा डेल्टा टी के। तो पहली बार ऐसा करने पर, दूसरी बार ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो दूसरी बार और पहली बार करने के बाद जो है हमको समीकरण को हल करने के बाद जो हमको यहाँ पे आ जाता है 15/2 मिनट, 15/2 मिनट आता है। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरह आता है, व्याख्या को पूरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सी नंबर ऑप्शन है। तो न्यूटन के शीतलन नियम से उष्मा हानि की दर जो होती है वो होती है समांतर तापांतर के, और यहाँ क्यू बाय आई जो होता है समांतर होता है डेल्टा टी के। तो पहली बार करने पर समीकरण 1 प्राप्त होता है, तथा दूसरी बार करने पर जो होती है हमको समीकरण जो होता है Q1/T1/Q2/T2 होता है। फिर दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं। दोनों समीकरण को जोड़ने पर डेल्टा T1 डेल्टा T2 होता है। T1 हमको 5 मीटर दिया हुआ है, फिर हम लोग डेल्टा T1 को करते हैं बराबर और डेल्टा T2 को बराबर करते हैं। डेल्टा T1 और T2 को बराबर करने के बाद हम लोग को आ जाता है T2/5। फिर हम लोग करते हैं T2/T1, T1 हम लोग का दिया हुआ था, तो यहाँ पे करने के बाद हमको T2 निकालते हैं, तो T2 हम लोग को 15/2 मिनट निकल जाता है। विक्रम पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो विक्रम पायरोमीटर से 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापक्रम नापा जा सकता है। विक्रम पायरोमीटर से 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापक्रम नापा जा सकता है। यह उच्च तापमानी उपकरण है। इसके दूरस्थ वस्तुओं जैसे सूर्य आदि तक का ताप मापा जाता है। एक गोल, एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़े जाते हैं, तो उनके क्या शीघ्र ठंडा होगा? तो वृत्ताकार प्लेट जो होगा शीघ्र ठंडा हो जाएगा। जिसकी पृष्ठ सतह अधिक होती है वह 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद सबसे पहले ठंडी होती है। उपयुक्त में से वृत्ताकार प्लेट की पृष्ठ सतह सरफेस एरिया अधिक है, अतः यह गर्म करने के बाद छोड़ देने पर शीघ्र ठंडी होगी। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? इसका घनत्व घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है, क्योंकि गेंद के आयतन में वृद्धि होने की से प्रभावी घनत्व कम हो जाता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, जबकि गेंद का द्रव्यमान नियत रहता है। धातु की चादर से आसमान व्यास D1 तथा D2
जो होता है D1 जो होता है ग्रेटर देन D2 के 2 छेद बनाए जाते हैं। यदि चादर को गर्म किया जाए तो क्या होगा? यदि चादर को गर्म किया जाएगा तो यदि चादर को गर्म किया जाए तो D1 व D2 दोनों बढ़ जाएंगे। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब जो होता है ऊपर घट जाता है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? जल का आयतन जो होगा पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। जब जल को जो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटने लगेगा। जल के बर्फ में परिवर्तन होने पर आयतन बढ़ जाता है। बर्फ को धीरे से गर्म करने पर वह जल में परिवर्तित हो जाती है तथा जल का आयतन बर्फ के आयतन से कम हो जाता है। जल को जब धीरे धीरे गर्म करते हैं तो पुनः आयतन बढ़ने लगता है, अर्थात जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ता है। एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है और फिर इसमें लगातार भाषा छोड़ी जाती है। बर्तन में भाषा का दाब क्या होगा? तो बर्तन में जो भाषा का दाब होगा वो लगातार बढ़ता है, पहले बढ़ता है और फिर स्थिर बना रहता है, पहले बढ़ता है और फिर स्थिर बना रहता है। कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है? तो कपड़ों के सुखाने के लिए जो है वो आप लोग को प्रबल दाब और फिर उच्च दाब और फिर जो है आप लोग को सूक्ष्म हवा का होना जो है सबसे उत्तम है। कपड़ों को सुखाने में प्रबल वायु, उच्च दाब एवं सूक्ष्म हवा की आवश्यकता होती है क्योंकि इस दशा में वाष्पीकरण उच्च होता है। जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान होगा। तो मिश्रण का जो तापमान होगा वो होगा अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम, लेकिन कम ताप वाली वस्तु के ताप से अधिक होगा। जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो ऊष्मा का प्रभाव अधिक ताप वाली वस्तु से कम और कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है और इस प्रकार अधिक ताप वाली वस्तु के कम ताप में कमी तथा कम ताप वाली वस्तु के ताप में वृद्धि हो जाती है। वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं। वास्तविक रूप से जो एक्सरे होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। एक्सरे विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। इनमें प्रकाश किरणें के सभी गुण पाए जाते हैं। प्रकाश एवं एक्स किरण में एकमात्र अंतर यह होता है कि एक्स किरणें का तरंग दैर्ध्य प्रकाश की अपेक्षा कम होता है और इससे इसकी ऊर्जा प्रकाश किरणों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। केल्विन स्केल में मानव शरीर के सामान्य तापमान कितना होता है? तो केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का ताप लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस पैमाने पर यह तापमान C/5 बराबर F-32/9 का प्रयोग करने पर 37 डिग्री सेल्सियस आता है। अतः केल्विन तापमान पैमाने पर यह तापमान 273 प्लस 37 310 केल्विन होता है। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडक्शन कहते हैं। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडक्शन कहते हैं और इस क्रिया में एक कण अपनी ऊर्जा को अपने पड़ोसी कण को देता है और इस प्रकार ऊर्जा अपने ठोस दर में फैल जाती है और यह क्रिया जो है केवल ठोसों में होती है। स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण डैश कहलाता है। तो ऊष्मा हस्तांतरण जो है वो चालन कहलाता है। स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण चालन कंडक्शन कहलाता है और इस प्रक्रिया में पदार्थ के कण अपनी ऊर्जा का हस्तांतरण अपने पड़ोसी कणों को क्रमशः करते चले जाते हैं और जबकि संवहन में कण वास्तविक रूप से चलायमान होकर ऊष्मा का हस्तांतरण करते हैं। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। जब वाष्प द्रव में जो होता है, जब द्रव में वाष्प में बदलता है तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा की आवश्यकता होती है और जब वाष्प द्रव की घनीभूत होती है तो इसी गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का निष्कासन होता है। संघनन क्या है? तो संघनन वाष्प का दर में परिवर्तन है। संघनन यह क्रिया है इसमें वाष्प दर में परिवर्तित होती है और गैसों का दर में परिवर्तन द्रवीकरण यानी लिक्विफिकेशन कहलाता है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस। चार्ल्स के नियमानुसार -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन शून्य हो जाना चाहिए, परंतु व्यवहार में गैस इस ताप पर पहुंचने से पहले ही द्रवित हो जाती है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो सौर ऊर्जा जो है अत्यंत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है।
भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है सौर ऊर्जा है, क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और यहाँ अधिकांश भागों में वर्षा के 300 दिनों तक धूप उपलब्ध रहती है, जिससे देशों को प्रतिवर्ष लगभग 50,000 खरब किलोवाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो जो होता है -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमानों का मान जो होता है वो समान हो जाता है, हम जानते हैं। और यहाँ पे C/5 F-32/9 करते हैं और माना x पर दोनों के मान समान है तो x/5 में इक्वल टू x-32/9 करते हैं तो हमको x बराबर -40 डिग्री निकलता है। तो ऋणात्मक -40 डिग्री सेल्सियस बराबर है डैश डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो जो होता है वो -C/5 हम यहाँ पे करते हैं इक्वल टू F-32/9 करते हैं तो हमको -40 डिग्री यहाँ पे निकल जाता है। व्याख्या के अनुसार हम लोग देख लेते हैं किसके द्वारा बराबर है, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उष्मा की मात्रा को विशिष्ट उष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ को 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं और यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब कम हो जाती है। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब कमी होती है, जिससे हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? उसका तापक्रम जो फ़ारेनहाइट में होगा वो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में निम्न संबंध है, यहाँ पे C/5 F-32/9 करते हैं, 60/5 करते हैं, F-32/9 करते हैं, F-32/9 इंटू 60/5 करते हैं तो 108 आता है और F बराबर 108 + 32 करते हैं तो हम लोग को 140 डिग्री फ़ारेनहाइट निकलता है, अर्थात 60 डिग्री सेल्सियस और 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर दाब पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है। उबलते जल की तुलना में भाप में प्रति ग्राम 536 कैलोरी ऊष्मा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। भाप की इस अतिरिक्त ऊष्मा से ही 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उस वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म होती है। ऊष्मा प्रभाव निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो ऊष्मा प्रभाव जो है वो तापमान के जो है अंतर का परिणाम है। ऊष्मा प्रभाव तापमान में अंतर का परिणाम है। ऊष्मा का प्रभाव तब तक होता रहता है जब तक कि तापांतर शून्य न हो जाए। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबे से। तो कैलोरीमीटर सामान्यतः तांबे से बनता है। तांबा ताप का अच्छा सुचालक होता है और अलग अलग ताप का जल उसमें डालने पर जल का ताप कैलोरीमीटर में जल्दी से फैल जाता है और प्रयोग करने में आसानी हो जाती है, इसलिए कैलोरीमीटर सामान्यतः तांबे का बना जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को यदि पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप लोग को नेक्स्ट पार्ट चाहिए, यानी क्लास 10 चाहिए, तो आप लोग को मुझे कमेंट करना होगा। कमेंट में मुझे बताना होगा कि मुझे क्लास 10 चाहिए। क्लास 10 कमेंट कीजिए तो आप लोग को इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, नहीं तो मैं वीडियो इसका रोक दूंगा यहीं पर। तो जब ये बच्चे वीडियो देखेंगे ही नहीं तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।